अंदर किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमने देखा भैया किसी भी कंट्री के अंदर लोग रहते हैं, लोग किसी न किसी कायदे या नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे चैप्टर जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर डेमोक्रेसी की बात की गई। डेमोक्रेसी मतलब क्या? रूल ऑफ द पीपल, मतलब क्या? राजा मतलब पीपल का क्या हो, नियम हो। अब भैया डेमोक्रेसी की नीड क्यों पड़ी? डेमोक्रेसी की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि भैया देखो आते टाइम क्या होता है, हर टाइम जो होता है आने वाले टाइम आते आते क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और हमने अभी तक की जितनी हिस्ट्री है पुरानी, जितनी भी तुमने अपने मतलब कभी ना कभी पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा कि पहले मोनार्की रूल चला, मोनार्की रूल से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर हमारे इसके बाद इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनीज बनाई गई। देखने के बाद 1950 टू 1970s और 19th सेंचुरीज के अंदर क्या होने लग गया कि भैया लोगों को डिमांड होने लग गई कि हमारा क्या चाहिए, हमको अपना रूल चाहिए, हमारे ऊपर कोई रूल ना करे। तो इसी को पर्सपेक्टिव मानते हुए लोगों ने किसको अपनाना चालू किया? डेमोक्रेसी को अपनाना चालू किया। बट कुछ लोग होते शाणे, कुछ कंट्री के रीजन होते शाणे, उन्होंने बोला कि नहीं हम डेमोक्रेसी नहीं अपनाएंगे, इसकी जगह हम कुछ और अपनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर दो चीज के बारे में बात की गई, एक है हमारी डिक्टेटरशिप और एक है हमारी मिलिट्री। ठीक है, अब सुनो यार, डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप उसको बोलते हैं जहां पे एक बंदा शासन करता है और पूरी कंट्री जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। और मिलिट्री रूल क्या होती है? जहां पे सेना राज करती है। डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल में अंतर क्या है? डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है कि मिलिट्री जहां पे होती है वहां पे वो सारे नियम कानून कायदा सब मिलिट्री के अकॉर्डिंग बनाती है। और जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वहां पे सिर्फ एक शासक होता है, वो अपने मन के अकॉर्डिंग क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, सीरिया के अंदर जो हुआ था, सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर छिड़ा था, अल असद पार्टी के अंदर जो आपका ये बशर अल असद ने जो किया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको मैंने बताया सऊदी अरेबिया के अंदर भी मैंने आपको बताया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या था कि भैया सुन्नी इस्लाम मेजोरिटी थी। उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग एरा में नियर अबाउट जब स्टार्टिंग एरा चलता रहा तब तक उन्होंने डिक्टेटरशिप किया। बट जैसे उन्होंने सीरिया वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया तो लोग डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर हो रहे थे। तो भैया उनको इतना डर लगने लग गया कि भैया सऊदी के अंदर भी लोग डेमोक्रेसी की मांग न करें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने फीमेल राइट्स, मतलब फीमेल जो वहां की महिला है वहां पे उनको है ना एक तरीके से वोटिंग राइट क्या प्रोवाइड किया। भैया फीमेल्स को वोटिंग राइट क्यों प्रोवाइड किया ये भी बता देता हूँ। बात ऐसी है क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम जो होता है कट्टर धर्म होता है, इसके अंदर फीमेल्स के लिए बहुत सारी चीजें मना की जाती है। लाइक इन द सेंस फीमेल जो है वो आधे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, फीमेल्स को अपना सर बाल हाथ में सब कुछ ढक के बैठना पड़ता है, फीमेल्स जो है वो लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकती है। इसी तरीके के सारे ढक्कियानुसी जो चीजें हैं वो इस्लाम धर्म के अंदर क्या है मेंशंस हैं। बट एट लास्ट जैसे सीरिया के अंदर पार्टिसिपेट होता है, वहां के लोग डेमोक्रेसी के लिए वॉर करते हैं, तो सऊदी अरेबिया को डर लग जाता है, वहां का जो प्रिंस होता है उसको डर लग जाता है कि भैया ये इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो हमारी कंट्री के ऊपर ना पड़ जाए, वहां पे कहीं ना कहीं लोग डेमोक्रेसी की डिमांड न करते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फीमेल्स के लिए वोटिंग राइट क्या कर दिया? एलिजिबल कर दिया। ठीक है, उसी के बाद हमने दो एग्जांपल्स कहां देखे? मिलिट्री रूल में। मिलिट्री रूल में सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा म्यांमार का। म्यांमार के अंदर क्या था भैया? 1949 के अंदर म्यांमार आजाद हुआ। आजाद होने के बाद वहां से फिर सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर होने के बाद म्यांमार में जैसे सिविल वॉर कंप्लीट होने लग गया तो मिलिट्री रूल ने क्या किया? गद्दी स्थापित करी और 2010 तक मिलिट्री रूल ने क्या किया? राज किया। बट वापस से डेमोक्रेसी कुछ सालों के लिए आई, बट वापस से क्या हुआ? मिलिट्री रूल का वापस से क्या हो गया? कब्जा हो गया। तो ले देखिए मिलिट्री रूल से क्या फायदा क्या नुकसान? मिलिट्री रूल से फायदा कुछ नहीं होता है, नुकसान ये है कि भैया सेना के अंदर पूरी की पूरी कंट्री आ जाती है, सेना अपने हिसाब से चलाती है, सेना किसी को भी ठोक देती है। सेना के पास आप सेना से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ले देखिए बात इतनी सी है कि भैया यदि सेना का मन जो करेगा सेना वही करेगी। सेकंड एग्जांपल आपको किसमें आ जाता है? सेकंड एग्जांपल आ जाता है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का एग्जांपल क्यों आ जाता है? लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान नाम की डेमोक्रेटिक कंट्री है, और बट उसके पीछे जो हाथ चलता है वो चलता है मिलिट्री रूल का। उसी का एक एग्जांपल आपके उसमें परवेज मुशर्रफ का 1999 में जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ और जहां पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो हुआ ये कि भैया परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, नाम भी नहीं है तुम्हारे, ठीक है, तो बेसिकली नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसको क्या किया इन्होंने? ओवरथ्रोन कर दिया। ओवरथ्रोन करने के बाद वहां पर क्या किया? मिलिट्री रूल स्टैब्लिश करना चाहा। उस मिलिट्री रूल के अंदर क्या क्या करना चाहा? उसने सबसे पहले सारी की सारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पावर्स को अपने अंदर कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद 2002 में के 2 के अंदर उसने क्या करने की कोशिश की? उसने ना इलेक्शंस को क्या करने लगा? इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक तरीके से मतलब इलेक्शंस को क्या करने लग गया था? बैन करना, मतलब इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाने की कोशिश करने लग गया। बट बाद में पीपल को मालूम चला कि
कि भैया जो ये परवेज मुशर्रफ है ये मिलिट्री रूल ऐसे डायरेक्टली हमारे कंट्री के ऊपर लाना चाहता है। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक ने ना परवेज मुशर्रफ को भगा दिया और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। तो देखिए हमने देखा कि भैया म्यांमार बेसिकली डिक्टेटरशिप के 2 एग्जांपल्स, मिलिट्री रूल के 2 एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये तक की कहानी भैया किसको क्लियर नहीं है? अभी तक 4 लेक्चर में अंदर एक बंदा रूल करता है और मिलिट्री के अंदर भी मिलिट्री रूल करती है, बट मिलिट्री के अंदर भी कोई एक हेड होगा कि नहीं? जनरल नाम सुना है ना? इंडिया का जनरल कौन है आर्मी में? जरा बोलना, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, मिलिट्री के अंदर हेड होता है। अब ये क्या होता है, बात सुनेगा, यहां पे डिफरेंस समझा रहा हूं, ढंग से समझ लेना। डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है? बात समझो, जो मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप होता है वहां पे सिर्फ एक बंदा क्या करता है, रूल करता है। सारी की सारी पावर जो होती है वो एक बंदे के पास होती है, ठीक है ना? अब यदि उस बंदे को किसी भी चीज का प्लान बनाना है, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना है, किसी भी चीज को लगाना है, तो भैया उसको किसी के परमिशन की नीड नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना? उसको किसी का डिस्कशन की नीड नहीं पड़ेगी। यदि वो बंदा अच्छा हुआ तो वो फटाफट प्लान बनाएगा, उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा, करेगा कि नहीं? ठीक है ना? उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने 4 लोगों को बोलेगा भैया यहाँ पे जाओ, ये काम करो, वो काम करो। तो यहाँ पे एक मेन बात नोटिस करो, यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है? और जो वहां पे जो पूरा का पूरा जो काम होगा वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक बंदा जो है वो पूरा का पूरा काम ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है ना? अब ये बात यदि डेमोक्रेसी के अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर बनती है गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के फंक्शन में 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर बेसिकली उनको कहा जाता है जो क्या करते हैं, आपके लॉज बनाते हैं, नियम बनाते हैं। अब नियम बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? अब जब बहुत सारे लोग होंगे तो ऑब्वियसली बात है भैया, यदि कोई सा नियम बनेगा तो उस पर डिस्कशन होगा कि नहीं? डिस्कशन कोई आधे घंटे का तो होगा नहीं। कभी लोकसभा राज्यसभा देखा है? टीवी देखा, रोज लोकसभा राज्यसभा टीवी देखा होगा ना? वहां पे कितने देर तक चर्चा चलती रहती है? तकरीबन 1-2 साल लग जाते एक बिल को पास होने में, ठीक है ना? तो वहीं यहाँ पे कंपैरिजन समझो, यदि एक बिल मतलब सिंपल समझो, एक नियम, यदि एक नियम को यदि कोई डिक्टेटर लागू करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। वहीं यदि डेमोक्रेसी के अंदर एक नियम को लागू करना है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबकी सहमति से वो नियम पास होगा। यदि सबकी सहमति नहीं होगी तो भैया नियम पास नहीं होगा, ठीक है? तो इसका क्या इंप्लीकेशन है? इसका ये इंप्लीकेशन मतलब ये दर्शाना है कि भैया जो आपकी डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट होगी और जो आपकी मिलिट्री रूल की गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी? क्योंकि वो एक सेंटर पर्सन पर आधारित है और वही पर्सन सारे डिसीजन लेगा, ठीक है ना? उसको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इसी के अपोजिट डेमोक्रेसी को देखा जाए तो डेमोक्रेसी में क्या भैया, सबसे पूछना है, सबका हाँ हजूरी देखना है, कौन नाराज हो गया, किसको खुश बनाना, ये सब देखना है। तो लेके वहां पे हल्की सी इंस्टेबिलिटी रहेगी। इंस्टेबिलिटी किस पर्पस से? इंस्टेबिलिटी पर्पस रहेगी किस पर्पस से? जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में रहेंगे। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक डिफेक्ट ये होता है कि हमको सभी लोगों के साथ परामर्श, सभी लोगों के साथ डिस्कशन करने में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भैया ज्यादा टाइम हम कंज्यूम करते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी क्या रहती है, अनस्टेबल रहती है, ठीक है ना? अब लाइक इन द सेंस कि मेरी एक गवर्नमेंट है और मेरी गवर्नमेंट के अंदर 400 लोग हैं, मुझे एक बिल पास करना है, तो भैया मुझे 400 लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। अब क्या मालूम 400 में से 300 लोग जो हैं वो मेरे बिल मतलब मेरे फेवर में ही नहीं है, मेरे अपोजिट में, तो क्या मैं बिल पास कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। और वो 400 लोग मुझसे नाराज हो गए क्योंकि मैं पार्टी का लीडर हूं और उन्होंने क्या करी, उन्होंने मेरी पार्टी छोड़ दी, तो मेरी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो एक तरीके से इंस्टेबिलिटी हो गई ना, मुझे 400 के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर डिफेक्ट ये है कि भैया जो गवर्नमेंट होती है वो इनस्टेबिलिटी होती है इन मेकिंग ऑफ रूल्स एंड लॉज, ठीक है? ये क्लियर है? कोई डाउट है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सुनो, अब आपकी जो डेमोक्रेसी होती है, इसके अंदर एक वर्ड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है? और एक है आपका पावर प्ले। अब आओ जरा हमारी कंट्री के ऊपर
सपोज समझो एक टेंडर पास होता 25.5 करोड़ का, आपके नगर में यदि एक रोड बनना है, सपोज समझो जो रोड बनेगा उसका पूरा का पूरा लागत होगा तकरीबन 10 करोड़ का होगा, ठीक है। बिल पास पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बंदा होगा वो क्या करेगा, थोड़ा पैसा खपाएगा, करता है, ऑब्वियसली बात है ना, करता है। उसके बाद जब वो किसी की जब वहां से पास होकर जब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो नीचे जो बंदे होंगे जो आपके क्या होंगे, पटवारी जो टेंडर है सब नापेंगे, वो पैसे खपाएंगे, ठीक है। फिर नीचे नीचे आते आते वो 25 करोड़ ले देंगे, मुश्किल से 1 करोड़ बचता है। फिर वो 1 करोड़ ठेकेदार के पास जाता है, 1 करोड़ जब ठेकेदार के पास जाता है तो ठेकेदार भी माल अपना खपाता है, तो ले देखो जो रोड जो होता है वो 25 लाख का बचता है। वो 25 लाख का जब अमाउंट आता है तो 25 लाख के अंदर सबके सब सड़े गड़े मटेरियल लिए जाते हैं, उस सड़े गड़े मटेरियल से पूरा रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और एज अ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को दिखा दिया जाता है कि भैया इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का यूज हुआ है। ये सब देखा है ना, नोटिस किया है ना कभी पक्का ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई कि जिसको मालूम है कि पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह लगता है, एक ही बार में लगता है, सबको मालूम है ना करप्शन। तो डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली करप्शन होता है। करप्शन कौन करते हैं? करप्शन करते हैं हमारे जैसे लोग। क्यों करते हैं भैया? कि डेमोक्रेसी के अंदर एक होती है पॉलिटिकल पावर। क्या पॉलिटिकल पावर? सुनो, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिकल मतलब क्या? राजनीतिक मतलब क्या? कि जो भैया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, ठीक है। अब जो कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ तो अधिकार होंगे, तभी ना ऊपर से नीचे शिफ्ट करेगा। अब यदि उसका मन करेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट कर लेगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव बात ये होती है कि बंदे अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करते हुए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम होना चाहिए वो काम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। लाइक इन द सेंस आपके गली का पार्षद, आपके गली का पार्षद और विधायक, आपकी गली का पार्षद और विधायक, लाइक इन द सेंस कि मैंने ना, मैं सपोज समझू मैं सीएम हूं एमपी का, मैंने एक प्रोग्राम निकाला कि भैया हर लड़के को क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी, ठीक है, बाइसिकल मिलेगी, ठीक है। लड़के हो गए खुश। मैं समझा रहा हूं, मैंने सारे के सारे विधायकों को बुलाया, मैंने बोला कि गली का एक लड़का नहीं बचना चाहिए जिसको साइकिल ना मिले, जो जिसके 12वीं में भले ही 55% हो, भले ही फेल हो गया हो। विधायकों ने बोला ठीक है। अब बोलते भैया साइकिल क्या चल रही है? भैया साइकिल क्या है? साइकिल का टेंडर निकाला, विधायक सारे आए हमारे, बोले कि भैया ठीक है साइकिल तो बंटवा देंगे पर खर्चा पानी तो लगेगा ना भैया, साइकिल का पैसा दो फिर हम बांट देंगे, उसमें जो टाइम लगेगा उसका खर्चा पानी दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने साइकिल के लिए फंड अलॉट कर दिया 10 करोड़। सपोज समझो मैंने साइकिल का अलॉट कर दिया 10 करोड़ और सबको मिलेगी 60,000 की साइकिल, ठीक है। तभी तो 10 करोड़ की इधर सुनते चलो, साइकिल कितने की? 60,000 की। फंड कितना? 10 करोड़ का, ठीक है। और सारे के सारे साइकिल किसको मिलेंगे? लड़कों को मिलेंगे, ठीक है। अब भैया विधायकों के पास गए, विधायक को मैंने बोला ठीक है ये 10 करोड़ है, किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना और अपना काम कर लेना। विधायक गए अपने एरिया के अंदर, सारे के सारे पार्षद को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये देखो भैया 60,000 रुपए पर पर्सन साइकिल देनी है, बट क्या मेरा टाइम कंज्यूम हुआ, मैंने मुख्यमंत्री से मीटिंग करी तो भैया मेरा भी खर्चा निकलेगा उसमें से, तो एक काम करो 60,000 पर बंदे 60,000 में से काम करो 30,000 मुझे दे दो, ठीक है। तो साइकिल कितने की अब तुम दोगे? 30,000 की दोगे, ठीक है। तो पार्षद जी बोले हाँ ठीक है। ये सब करते रहने पार्षद जी को लग गया 1 महीना, पार्षद जी का भी क्या हो गया, टाइम हो गया बहुत ज्यादा खराब। पार्षद जी भी बड़े इंसान, बड़े चचा लोग। अब पार्षद जी कहाँ गए भैया? साइकिल की दुकान पे, ठीक है, बहुत बड़ा टेंडर सप्लाई करने। तो पार्षद जी गए साइकिल की दुकान पे, तो बोले भैया ये 30,000 की साइकिल है, मतलब उनको 30,000 की साइकिल चाहिए। तो पार्षद जी भी सोचने लग गए कि भैया 1-2 महीने के अंदर तुमने इतना काम किया, अब कुछ ना कुछ तो कमाई मैं भी करूं। तो पार्षद जी क्या करेंगे? पार्षद जी 25,000 रुपए क्या करेंगे? रख लेंगे, बोलेंगे 25,000 मेरे, 5,000 की साइकिल में क्या करूंगा? पब्लिक के अंदर डिवाइड कर दूंगा। अब वो 5,000 की साइकिल लेने गए, अब दुकानदार के पास पहुंचे, दुकानदार बोलता सर इतने ज्यादा बल्क में आपने साइकिल की डिमांड करी है तो कुछ ना कुछ तो टाइम दो। तो दुकानदार भी बोलता अच्छा ठीक है मैं टाइम दे देता हूँ, मतलब पार्षद जी बोलते मैं तुमको टाइम दे देता हूँ। तो दुकानदार बोलता ठीक है। अब दुकानदार को भी 1-2 महीना लग गया, तो भैया दुकानदार भी क्या करेगा? दुकानदार भी कुछ अमाउंट 5,000 में से 2,000 रुपए की साइकिल क्या 2,000 रुपए क्या कर लेगा? रख लेगा और ले दे कि वो कौन सी साइकिल लेके आ जाएगा? लेडीज साइकिल लेके आ जाएगा और सारे के सारे लेडीज साइकिल बना के पार्षद को दे देगा और पार्षद सारे के सारे लेडीज साइकिल लड़कों में बिठवा देगा, ठीक है। और अब बात कहानी में ये अब क्या मेकअप चेंज के लिए सेकेंड पॉइंट पावर मैंने समझा दी इसी के अंदर। भैया जी विधायक के पास पावर थी, विधायक ने पैसा घपला किया और पार्षद क्या था? पार्षद उससे जूनियर था, तो पार्षद कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था क्योंकि पार्षद यदि पूछेगा तो विधायक उसको क्या कर देगा? रेस्ट्रिकेट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है? करप्शन होता है, ठीक है ना भैया।
तो याद रखना डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स, कहाँ गया, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। बेसिकली उसी के आगे का पॉइंट है कि इसी कारण क्या होता है कि भैया कभी ना कभी जो प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट होता है वो बहुत मतलब जो जिस टाइम पे होना चाहिए वो क्या होता है, लेट टाइम पे होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, yes, अगला वाला पॉइंट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब सुनो इधर, अब जैसे कि यही साइकिल वाला एग्जांपल लेते हैं। अब भैया मैंने 60,000 की साइकिल क्यों बोली कि भैया मेरे भांजे लोग चलाएंगे, मैं उनका मामा हूँ, सपोज शिवासी मामा है ना, शिवासी की जगह मैं हूँ, तो मैंने बोला कि मेरे भांजे लोग चलाएंगे, भांजियों के पास तो यही भांजे लोग चलाएंगे, तो मैंने 60,000 की साइकिल क्यों बोली, मैंने 60,000 की साइकिल इसलिए बोली ताकि भैया वो लोग बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, बैटरी कंजप्शन ऑफ साइकिल के बारे में सीख सके, उसके बाद साथ साथ किस तरीके से साइकिल इको फ्रेंडली उसके बारे में सीख सके, अपने आसपास साइकिल के बारे में मतलब किस तरीके से साइकिल एज अ बाइक की जगह आप यूज कर सकते हो उसके बारे में अवेयर कर सके। तो ये मेरा क्या था, एक प्रोग्राम था। बट जब मैंने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो भैया मेरे भांजों को तो 60,000 की साइकिल छोड़ के मतलब 60,000 साइकिल की क्या 3,000 की साइकिल मिल गई। ठीक है, वही 2 टायर, वही 2 फेयर, वही 2 दाढ़ी। ठीक है, तो ले दे के बात क्या हुई कि मेरा प्रोग्राम क्या था कि भैया मैं उन लोग को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करवाऊं, 60,000 की साइकिल में कुछ ना कुछ तो आएगा ना, अभी तो बोल रहा हूँ 60,000 की साइकिल चाहिए। अब 3,000 की साइकिल में क्या मिलेगा, वही छर्रा कटोरी, वही चेन, वही पूरा का पूरा पेडल मारना, वही साइकिल लेके हैंडल लेके घूमते चलना। ठीक है ना, तो ले दे के भैया जो मेरा मेन प्रोग्राम था वो तो गायब ही हो गया, और ले दे के जो प्लान था वो किसी और पर्पस में चला गया। तो ले दे के भाई लास्ट पॉइंट मतलब जो ये इस पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि भैया जिस प्रोग्राम के अंदर जो आपके लीडर्स होते हैं जिनको बताया जाता है कि इस प्रोग्राम को इस तरीके से करना, वो अपने सेल्फ बिलीव के कारण और सेल्फ प्रॉफिट के कारण इस प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जो पब्लिक को जो चीज मिलना चाहिए वो पब्लिक को चीज नहीं मिल जाती है। तो इस तरीके से जो डिसीजन जो हायर अथॉरिटी लेती है वो डिसीजन एक तरीके से बैड डिसीजन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि भैया बीच में जो लोग होते हैं पैसा दबा जाते हैं। ठीक है भैया, अब इसी का पॉजिटिव तुम डिक्टेटरशिप और इसके अंदर चलोगे। डिक्टेटर यदि अच्छा है, यदि किसी ने पैसा धपाया तो भैया डिक्टेटर क्या करेगा, उसको गोली मार देगा। इसी का पॉजिटिव तुम डेमोक्रेसी में आओगे तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, यदि किसी ने पैसा धपाया तो जुडिशरी मतलब कोर्ट जाएगा, कोर्ट के अंदर 4 से 5 साल चलेगा, फिर कोर्ट देखेगी, फिर कोर्ट कुछ केसेस लगाएगा, तो एक तरीके से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये देखिए करप्शन वाले जो कर जाता है उसका कोई फिर फायदा भी नहीं होता। ठीक है, करप्शन वाले को पकड़ भी नहीं सकते हैं। फिर लास्ट कौन सा है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब सुनो इधर, यहाँ पे करप्शन किस पर्पस से इन्होंने बताया, इलेक्शन के पर्पस से। अभी क्या होता है, जिस तरीके से इलेक्शंस आते हैं तो आपने देखोगे हर घर पेम्पलेट पढ़ते हैं, देखा है, पेम्पलेट समझते हो ना, नहीं समझते हो? पेम्पलेट क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये इस पैसे का जो पैसा इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर खपाया होता है, तो इलेक्शन के टाइम पे इस पैसे को इलेक्शन जीतने के पर्पस से क्या करते हैं, यूज करते हैं, और करप्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। करप्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? अब इतना ही जानो, आगे और बताओ क्या। अब जो मेरा प्लान था वो 60 करोड़ का था, याद है? 60,000 10 करोड़ का प्लान था। अब भैया ये प्लान जो है ये मुझे मालूम है, मेरे विधायक को मालूम है, बट तुमको मालूम है क्या कि 60,000 की साइकिल देने वालों में तुमको कितने की मिली? तुम अवेयर नहीं थे कि भैया 60,000 की साइकिल मिलने वाली थी। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो सीधे साधे लोग होते हैं तो उनके साथ बड़ी बदसलूकी होती है, उनके साथ बड़ी भेदभाव होती है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जिस पर्पस से प्लान बनाती है उस पर्पस से प्लान एग्जीक्यूट ना होके भैया वो किसी दूसरे पर्पस से प्लान एग्जीक्यूट करके लोग अपना करप्शन निकाल के ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनका खून चूसते और एक तरीके से उनका शोषण करते हैं। समझ में आया? तो भैया ये क्या है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गुमेंट है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर एक और, ये पिक्चर समझानी है, समझा देता हूं। 1958-1961 के अंदर जो हमारे एशिया पार्ट है उसके अंदर फैल जाता फेमाइन। फेमाइन समझते हो क्या होता है बेटा? क्या है? भुखमरी। अब होता क्या है भैया, देखो इधर, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, ठीक है ना? चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, वो क्या करती है
फेमाइन के अंदर जो लोग मरते हैं तो वो उन लोगों को खाना खिलाने की बजाय सिर्फ अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करती है। उन लोगों के साथ कुछ भी एक तरीके से जो दया वाली भावना होती है ना चाइना के अंदर, वो उनके प्रति वो रखते ही नहीं है। सेकेंड, इंडिया के अंदर भी फेमाइन आता है, बट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होती है, तो इसके पर्पज से क्या होता है कि भैया इंडिया के जो लोग होते हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट होती है, वो इंडियन जो आपके क्या होते हैं, इंडियन पीपल्स होते हैं, उनको हर तरीके से हर मुमकिन और हर चौराहे पे खाना क्या करवाती, प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे इस पिक्चर की तरह, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बताया गया है, जो बंदा जिसके अंदर वो एक बंदा जिसका कंकाल छुपाया जा रहा है, वो जो कंकाल है वो एक नॉर्मल पर्सन का कंकाल है, और जो बंदा है जो छुपा रहा है वो चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा है। वो ये कह रहा है कि भैया कि चाइना ने क्या किया 1951 टू 1961 के अंदर, कि जो फेमाइन ऑल ओवर एशिया के अंदर फैला था, ठीक है, फेमाइन जो ऑल ओवर एशिया के अंदर फैला था, उस एशिया में जब चाइना के अंदर जब फेमाइन फैला तो उसने क्या किया कि फेमाइन में लोग को मरने दिया, और साथ ही साथ जो जितने लोग मरे, जितने लोग इस फेमाइन के कारण बहुत ज्यादा परेशान हुए, उन लोगों की जो डाटा होता है, डाटा समझते हो ना, कितने लोग मरते कितने लोग नहीं होते, ये गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करके रखती है। जिस तरीके से कोविड में आप देखते हो 91,000 केसेस बढ़ गए, इतने केसेस कम हो गए, इतने लोग मर गए, उसी तरीके से फेमाइन जब फैला था तो फेमाइन का भी डाटा एक तरीके से गवर्नमेंट को रखना था। तो चाइना ने क्या किया, वो सारे का सारा डाटा क्या किया, उसको छुपा लिया, और आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किसी को नहीं पता है कि उस टाइम पे फेमाइन में कितने लोग मरे थे। तो वहां पे जो कंकाल है वो कंकाल उस बंदे के पॉकेट में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस कंकाल मतलब उस डाटा को क्या कर रहा है, छुपा रहा है। इसी के अपोजिट इंडिया ने फेमाइन को एक अच्छे तरीके से क्या किया था, उसको काउंटर किया था, और जितनी डेथ हुई थी, जितनी मोर्टेलिटी हुई थी, उसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पे ये शो किया जाता है कि भैया जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड के कंपेरिजन देखा जाए, ट्रांसपेरेंसी किस पर्पज से, यदि बाई चांस लाइक इन द सेंस यदि कोविड इंडिया में फैला था ना, गवर्नमेंट चाहे तो केस दबा सकती थी कि इंडिया के अंदर इतने केसेस नहीं हो रहे, सिर्फ एक केस हो रहा है, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया इतने केसेस राइज हो रहे हैं, स्टेट में ये केस बढ़ रहा है, इस केस में ये बढ़ रहा है, तो ये सब डाटा आपको बता रहा है, आपको क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है। तो ये किसका सिंबल शो करता है, कि सिंबल करता है कि कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। इसी के अपोजिट चाइना में जाओगे तो चाइना में भैया जिस डॉक्टर ने बताया कि भैया कोविड वायरस है तो उसी को उड़ा दिया था, ठीक है ना। तो भैया यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक्चुअल डाटा होता है, जो एक्चुअल पब्लिक के लिए जो वेलफेयर की चीजें होती है, वो एक तरीके से क्या कर दी जाती है, दबा दी जाती है। समझ गए?